ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर जो था हमारा, उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंस व्हाट इज टीआईजी, व्हाट इज एमआईजी। टीआईजी और एमआईजी जो वेल्डिंग होती थी, उन दोनों वेल्डिंग्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन सी वेल्डिंग कहाँ यूज़ करते हैं, तो जब थिकनेस कम होती है तो टीआईजी यूज़ करते हैं, जब थिकनेस ज़्यादा होती है तो एमआईजी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें मेटल डिपोजिशन रेट ज़्यादा रहता है और अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग जो है हमें मिलती है। ओके, तो जो आपकी टीआईजी है वो सेमी टीआईजी जो वेल्डिंग थी वो आपकी थी सेमी ऑटोमेटिक, एमआईजी ऑटोमेटिक टाइप की थी। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, आपको वो याद रखने हैं। ओके, शैल वी स्टार्ट। चलिए, तो देखिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जैसे आप बीच में लिखा देख रहे हो रेजिस्टेंस वर्ड, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो वेल्डिंग होती है, इस वेल्डिंग की बात करेंगे तो जो मेटल पीसेस जो हमारे पास होते हैं, उन दो मेटल पीसेस को हम ज्वाइन करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एज वेल एज प्रेशर। मतलब जब ये वाली इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग हम करेंगे तो हीट भी हमें मिलनी चाहिए, हीट भी चाहिए और प्रेशर का भी एप्लीकेशन जरूरी है, क्योंकि विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर वी कैन नॉट परफॉर्म दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, दूसरा इसमें एक बात और याद रखनी है कि जो हीट जनरेट होती है इस वाले केस में, इस वाली वेल्डिंग में, वो कहां से जनरेट होती है। इट इज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द टू मेटल पीसेस टू द फ्लो ऑफ करंट। जब हम मेटल पीसेस से करंट का फ्लो करवाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, कि जहां पे करंट फ्लो होगा तो फ्लो होने की वजह से रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल है। जब हाई अमाउंट में रेजिस्टेंस हमारे पास अवेलेबल होगी, हाई करंट हमारे पास अवेलेबल होगा, तो वहां पर हाई हीट जनरेशन होगा। ठीक है, अब मैं सिंपली, क्योंकि ये वेल्डिंग बताने से पहले कि रेजिस्टेंस की वजह से हीट कैसे जनरेट होती है, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक हीटर, ये जो वेल्डिंग हमारी होती है, इस वेल्डिंग में मैंने आपको बोला है कि हमें हीट का एप्लीकेशन करना है, एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। देखो जिसके आसपास आवाज हो रही है वो माइक ऑफ कर लेना। हीट का एप्लीकेशन होगा, प्रेशर का एप्लीकेशन होगा। तो हीट और प्रेशर जब दोनों का एप्लीकेशन होगा, देखो दोनों एक साथ नहीं होंगे इसमें। पहले हीट अप्लाई करेंगे और जैसे ही मोल्टन मेटल, थोड़ा सा जो मेटल है वो आपके मोल्टन कंडीशन में आएंगे, लिक्विड स्टेट में आएंगे, तुरंत हम प्रेशर लगा देंगे और जैसे ही वो सॉलिडिफाई होंगे प्रेशर को हम रिलीज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि कब प्रेशर अप्लाई किया जाता है, तो इसमें हीट का भी एप्लीकेशन होगा, प्रेशर का भी एप्लीकेशन होगा। देखो प्रेशर तो हम इजीली लगा सकते हैं, ऑब्वियसली प्रेशर लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हीट की दिक्कत आती है कि हीट कहां से मिलेगी। अब हीट का मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं हमारे पास। ठीक है, सर्दियों में यूज करते हैं कि नहीं। हाँ जी, यस सर। हाँ, सर्दियों में हाथ सेकने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा वायर होता है स्प्रिंग की फॉर्म में, स्प्रिंग वायर होता है। यस होता है। अब बोलोगे कि सर स्प्रिंग का ही वायर क्यों लिया, मतलब वायर लंबा क्यों नहीं किया, एकदम उसको स्पाइरल शेप में क्यों दिया है, उसको रोल क्यों किया गया है। चाहते तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन रोल क्यों किया, ऐसा क्या रीजन है। तो देखो जब मेटल की लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस जो ऑफर होगी, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमें मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। और जब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला याद है कि जो अगर करंट के फ्लो होने से जो हीट जनरेशन होती है उसको हम अगर क्यू माने, दैट क्यू इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला याद है कुछ आपको, क्यू इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब आर रेजिस्टेंस के किसी वायर से या किसी मेटल से अगर हम आई करंट पास करते हैं किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन टाइम तक, तो जो हीट मिलती है हमें क्यू इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये वाला फॉर्मूला पता है आप लोगों को। हाँ जी, या इट इज इक्वल टू वी आई टी। हेलो, मैं आपको ये बताने वाला था कि जो हीट है वो हीट कैसे मिलती है हमें। बोला कि सर रेजिस्टेंस फ्लो, करंट फ्लो होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कोई वायर है भाई, उसकी रेजिस्टेंस होगी भाई। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो जहां भी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी वहां पर क्या होता है, वोल्टेज, प्रेशर, जो आपका करंट वोल्टेज ड्रॉप होगा और हीट जो है करंट जैसे ही पास होगा तो वायर गर्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक हीटर में होता है। अब बोलोगे सर कितनी हीट मिलेगी, तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, Q इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। याद है, ये है अगर कोई वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैपिटल आर हो और उससे आप
आई करंट टी टाइम तक पास करेंगे तो उस समय में जो हीट डेवलप होगी वो Q इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी डेवलप होती है कि नहीं? हाँ जी बताइए। Q इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला सुना है ना? इट इज वी आई टी भी होता है, इट इज इक्वल्स टू वी आई टी, वी वोल्टेज, आई करंट, टी टाइम। हाँ सर सुना। फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। अब अगर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट की है यहाँ हमारे पास और किसी पर्टिकुलर टाइम तक, और जो मैंने आपको बोला है इसमें जो करंट हमें मिलता है ना, करंट की वैल्यू 3000 से लेकर के 1 लाख एम्पियर तक, 3000 एम्पियर से 1 लाख एम्पियर तक का करंट हमें इसमें मिलता है। ठीक है, तो इतना करंट, इतने अमाउंट में करंट अगर आप, और उसका स्क्वायर भी हो रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि कितने अमाउंट में हीट वहां जनरेट हो रही होगी। ठीक है, अब इसके लिए क्योंकि मैंने बोला कि जो पावर सप्लाई हमारे पास आती है उसकी वैल्यू कम होती है, तो हम क्या करते हैं, स्टेप, कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप अप या स्टेप डाउन? टेल मी, बताओ। दोबारा करिए। ये बोल रहा हूँ कि मैंने इसमें बोला कि जो Q की वैल्यू होती है वो आई स्क्वायर आर टी होती है। ठीक है, आई हो गया आपका करंट, आर हो गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और टी हो गया टाइम, कितने टाइम तक वो करंट फ्लो हो रहा है। आई की वैल्यू मैंने बोला कि आई का जो अमाउंट है वो 3000 से लेकर के 1 लाख एम्पियर तक हो रहा है, जबकि हमारे घर में सप्लाई बहुत कम आती है, 2 एम्पियर के आसपास आती है, 240 वोल्ट 2 एम्पियर के आसपास आती है कि नहीं? तो फिर हम ये 2 को 2 लाख या 3000 या 1 लाख कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर यूज करते हैं इसके लिए, वोल्टेज को कम कर देगा, करंट को बढ़ा देगा। होता है कि नहीं होता है? हाँ सर बताया था। तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप अप यूज करते हैं या स्टेप डाउन यूज करते हैं? स्टेप अप डाउन यूज करेंगे, स्टेप डाउन यूज करेंगे? ट्रांसफार्मर यूज करते हैं सर, तभी तो वोल्टेज कम होगी सर। हाँ बिल्कुल, स्टेप डाउन में वोल्टेज कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। तो अब देखो इस फॉर्मूले में, तो हम इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। इस फॉर्मूले में आप देख रहे हो Q इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होगा, कोई जो फॉर्मूला मैंने बताया वो Q स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी हो गया। अब आई अगर 1 लाख रखोगे उसका भी स्क्वायर, फिर करंट रेजिस्टेंस अगर कम भी होगी तब भी काम चल जाएगा, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में हीट डेवलप होगी। और उस हीट से जो मेटल प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट जहां पे भी आप उसको कांटेक्ट करेंगे वहां पर क्या होगा, वो हीट डेवलप होगी, जिस वजह से मेटल जो है पिघल जाएंगे और आप प्रेशर अप्लाई कर देंगे, और जैसे ही प्रेशर अप्लाई करके तो आपका मेटल ठंडा हो जाएगा, और फिर जो प्रेशर रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, आपकी वेल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसमें हीट कहां से मिलती है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो होने की वजह से। और जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है, जो आपके वर्कपीस हैं या जो भी आपके मेटल प्लेट्स हैं जिनको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके ज्वाइन करने से जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमें मिलती है और उसमें जो करंट का फ्लो होता है, उस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से। हेलो, इसको मैं एक बार और बता देता हूं। देखो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होगा, जो हमें वेल्डिंग मिलती है ना, वो वेल्डिंग के लिए, ये जो पहली बात तो आपको याद रखना कि ये जो वेल्डिंग होती है वो हीट का एप्लीकेशन होता है, प्रेशर का एप्लीकेशन होता है, दोनों का एप्लीकेशन इसमें होता है। फ्लक्स को, फ्लर मटेरियल को और फ्लक्स को इसमें यूज नहीं करते। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फ्लक्स यूज नहीं होता है, फ्लर मटेरियल यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है, केवल और केवल हीट और प्रेशर, हीट का एप्लीकेशन और प्रेशर का एप्लीकेशन। प्रेशर तो आप कोई भी डिवाइस के थ्रू प्रेशर अप्लाई कर दोगे, लेकिन हीट कहां से लेके आएंगे इसके लिए? तो देखो हीट कहां से मिलती है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, Q इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, पता है? Q इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो अब ये है क्या कि अगर कोई आर रेजिस्टेंस का वायर है, आर रेजिस्टेंस का कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें अगर आप आई अमाउंट ऑफ हीट, आई अमाउंट का करंट टी टाइम तक अगर आप अप्लाई करते हो, टी टाइम तक फ्लो करवाते हो, तो जो हीट डेवलप होगी उसकी वैल्यू Q होगी। तो Q इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। और मैंने आपसे बोला था कि इसमें करंट बहुत ज्यादा होता है, 3000 एम्पियर से लेकर के 1 लाख एम्पियर तक। 3000 एम्पियर से जब 1 लाख एम्पियर तक का करंट यूज करोगे, और साथ के साथ इस फॉर्मूले में जो आई की वैल्यू आ रही है वो स्क्वायर में आ रही है, तो जो आप देख रहे हो हीट जो होगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जिन मेटल प्लेट्स को आप ज्वाइंट करना चाहते हो, जिन वर्कपीस को आप ज्वाइंट करना चाहते हो, उसकी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जब आप करंट को फ्लो कराते हो तो हाई अमाउंट में हीट डेवलप होती है। उस हाई अमाउंट ऑफ हीट से क्या करते हैं हम,
जो मेटल होते हैं वो मेटल पिघल जाता है, जैसे ही पिघलता है मेल्ट होता है, हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं और प्रेशर अप्लाई करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही वो वेल्ड ठंडा होता है वो हम प्रेशर को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेल्डिंग हो जाती है। इसका एक डायग्राम मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो Yes, ये sir. डायग्राम में देखो, हालांकि इसके टाइप्स मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ये आप देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग जब आपसे पूछा जाए तो उसके 3-4 टाइप में जो भी टाइप आपका मन करे वो वाला टाइप बना सकते हैं, आप कोई भी एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखो याद करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। देखो पहले आप देख रहे हो ये मेटल प्लेट 1 है ऊपर और मेटल प्लेट 2 है, 2 प्लेट दिख रही हैं। इन दोनों प्लेट को हमें ज्वाइंट करना है, ये स्पॉट वेल्डिंग का डायग्राम है। ठीक है, इन दोनों मेटल प्लेट को हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो देखो ये एक इलेक्ट्रोड होता है ऊपर और एक इलेक्ट्रोड नीचे लगा रहता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड ऊपर होता है और एक इलेक्ट्रोड नीचे लगा रहता है। समझ में आ रहा है? सर ये कॉपर का होता है सर? कॉपर का इलेक्ट्रोड, बिल्कुल याद रखना है, पूछा गया है। जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं वो कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं। अगर नॉर्मल यूज कर लोगे तो पिघल जाएंगे भाई इतनी हीट से, तो हम कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। उसकी थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, करंट को इजीली पास कर सकते हैं। इस तरीके से डायग्राम बना, एकदम शार्प नहीं कर देना है, एंड में थोड़ा सा डल रहने देना है, हल्का सा डल रहने देना है। ठीक है, यस सर। एंड वाले पॉइंट को एकदम शार्प नहीं कर देना, चाकू जैसा नहीं करना है, थोड़ा सा एंड में जाकर के थोड़ा सा एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के तब उसको कनेक्ट कर देना है, जैसे नोजल बनाते हैं ना हम लोग, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में प्लेट को रख दिया और ये देखो डिफरेंट टाइप्स के होता है। ये स्पॉट वेल्डिंग है क्योंकि एक पॉइंट पर हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। जब हम प्रेशर किसी एक पॉइंट पर अप्लाई करते हैं तो वो स्पॉट वेल्डिंग होता है। अब देखो क्या होगा, ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं वो पावर जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, पहला इलेक्ट्रोड 1 है ऊपर वाला और ये इलेक्ट्रोड 2 है नीचे वाला। तो इसमें क्या होगा, ऊपर वाला इलेक्ट्रोड ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट से या पावर सप्लाई के एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, और दूसरा जो पावर सप्लाई हम ट्रांसफार्मर को देंगे। अब देखो ट्रांसफार्मर क्यों लगाया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम इसमें यूज करेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया, बोल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। जैसे ही आपने पावर सप्लाई ऑन की, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। अब इनिशियली होगा क्या कि एयर रेजिस्टेंस रहेगी, एयर होने की वजह से वहां पर कुछ नहीं होगी वेल्डिंग। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रोड के जो इलेक्ट्रोड हैं उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आपने मेटल प्लेट को रखा, तो जहां पे ये कांटेक्ट होगा इलेक्ट्रोड का और मेटल पीसेस का, वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड हो जाएगी और उस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल करंट पास होगा, जहां एयर गैप होगी, देखो जब आपका मेटल की बात करेंगे तो जहां पर उनका कांटेक्ट होगा ना, वहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहां ज्यादा होगी, जहां पर हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है या जहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, करंट वहीं से पहले पास होगा। तो क्या होगा, जैसे ही आप लोगों ने करंट सप्लाई की, करंट फ्लो होगा और एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाएगा। तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये जो वर्कपीस हमारे लगे हुए हैं, उस वर्कपीस से जहां पर आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, जहां इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी वहां पर हीट ज्यादा जनरेट हो जाएगी, और हीट ज्यादा जनरेट होने की वजह से वो जो मेटल होते हैं वो मेटल वहां पर पिघल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही पिघलेंगे, जैसे ही मोल्टन कंडीशन में आएंगे, हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे और जैसे ही प्रेशर अप्लाई किया तो वो एक दूसरे के अंदर फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्यूज थोड़ा सा मतलब प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही वो पिघली हुई अवस्था में आएंगे उसको प्रेशर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है करंट सप्लाई करना बंद कर देंगे और जैसे ही वो ठंडा होगा, वेल्ड ठंडा होगा, वो आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पॉट वेल्ड आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने आपको बताया था, जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल की बॉडी जहां बनती है, ठीक है, टाटा मैजिक हो गए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसको बहुत यूज करते हैं, वहां इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं। यूटेंसिल इंडस्ट्री हो गई, बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, उसमें इस वेल्डिंग को हम जनरली ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, कूलिंग की भी जरूरत होती है भाई, इतने अमाउंट में हीट होती है तो कूलिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब जो वेल्ड बनता है ना, वेल्ड जो नगेट बनता है, इसको हम नगेट बोलते हैं। ठीक है, जो पॉइंट बनता है, यहाँ पर स्पॉट बनता है, बिंदु बनता है, आप देख रहे हो कि इस वाले केस में जो वेल्डिंग हो रही है वो एक बिंदु पर हो रही है, एक स्पॉट पर हो रही है, इसीलिए इसको स्पॉट वेल्डिंग बोला जाएगा। ठीक है, स्पॉट वेल्डिंग बोला जाएगा या नगेट बोला जाता है, NUGGET, नगेट। ठीक है, और इस नगेट की जो थिकनेस होती है, सॉरी, इस नगेट की जो
थिकनेस होगी, उसका वैल्यू, उसका जो डायमीटर होता है उसकी वैल्यू आप 6√t से निकाल सकते हो। जो नेगेट फॉर्म हो रहा है, जो बिंदु फॉर्म हो रहा है, उसका जो डायमीटर आप निकाल सकते हो 6√t से। ये रिलेशन है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 6√t, t क्या है? यहाँ पर एक प्लेट की थिकनेस है, ठीक है। t इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स, प्लेट की थिकनेस है यहाँ पर क्या है? t है। इससे आप निकाल सकते हो। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से वेल्डिंग हो रही है? हाँ जी बताइए। यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग समझ में आ गई? सर यहाँ से जो सर, हेलो सर। बोलो। सर ये पावर सप्लाई है सर अपनी, सर यहाँ से मतलब करंट कैसे फ्लो होगा सर? अरे ट्रांसफार्मर नहीं पता कैसे फ्लो होता है? ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्शन होता है। यस सर। हाँ। पावर सप्लाई दी, राइट साइड में 2 टर्मिनल बने हुए हैं, दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया है पावर सप्लाई के पास, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो इस कॉइल की वजह से राइट साइड, लेफ्ट वाली जो कॉइल है उसमें भी करंट और जो वोल्टेज है ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना की वजह से। और जैसे ही करंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, आपके सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अरे घर में टीवी भी तो चलती है भाई, ट्रांसफार्मर उसमें भी लगे होते थे पहले, तो वही है, वही फिनोमिना यहाँ होता है। ठीक है, अब याद रखना है जहां पर इनका कांटेक्ट होगा, जो जंक्शन पॉइंट होगा जहां पर दोनों प्लेट्स कांटेक्ट में हैं, वहीं पर ज्यादा अमाउंट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा और वहीं पर हीट डेवलप होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है सर? ऑटोमेटिक सर वेल्डिंग हो जाएगी अपने आप ही सर? हाँ, जैसे ही आपने हीट अप्लाई की तो क्या होगा, जहां जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जहां हम लोगों ने कांटेक्ट किया हुआ है, वहां पर करंट पास होगा, और करंट पास होने की वजह से वहां पर हीट अमाउंट में, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है, उस हाई रेजिस्टेंस की वजह से वहां पर हीट डेवलप होगी। जैसे ये जो जंक्शन मिल रहा है, जंक्शन पॉइंट जो होगा, वहां पर हीट डेवलप होगी। उस हीट की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि ये जो मेल्टिंग, जहां पर उनका कांटेक्ट हो रहा है, वो पॉइंट्स आपस में मेल्ट हो जाएंगे, वो जो एजेस हैं वो आपस में मेल्ट हो जाएंगी। और जैसे ही मेल्ट होगी, हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, देखो ऊपर प्रेशर लिखा है ना, हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, और प्रेशर अप्लाई होने की वजह से, और करंट को बंद कर देंगे। प्रेशर अप्लाई होने की वजह से वो दोनों जो मेटल हैं वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे, और हम करंट बंद कर दिया, और जैसे ही वो ठंडे होंगे तो हम प्रेशर को रिलीज कर देंगे, ठीक है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेशर कब रिलीज किया जाता है? जब वो मेटल, प्रेशर अप्लाई किया जाता है जब वो पिघल जाते हैं, और प्रेशर रिलीज कब किया जाता है? जब वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, तब रिलीज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। जब वो मेल्ट हो जाएंगी दोनों एजेस, तब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, उसके बाद प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है जैसे ही वो कूल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जो जो पॉइंट इसमें लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सारे मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में देखो, पहला पॉइंट है, इसमें लिखना है इन दिस, इट इज द, इसमें लिखना है, पहला पॉइंट है इट इज द, ऐड कर लेना बेटा इसमें, इट इज द, पहले पॉइंट में इट इज द मिसिंग है तो ऐड कर लेना। इट इज द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग, मोल्डिंग नहीं होगा, ज्वाइनिंग, JOINING, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग TWO2, TO वाला 2 नहीं आएगा, 2 आएगा, TWO वाला 2 आएगा, 2। इट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मेटल प्लेट्स, या पीसेस लिख सकते हो, 2 मेटल पीसेस, PIECES। थोड़े से इसमें पहली लाइन गलत लिखी हुई है, मैं बोल देता हूं दोबारा से। इट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग 2 मेटल पीसेस, TWO वाला 2 आएगा, 2 मेटल पीसेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। ये हेड लिख दिया है, गलत है, हीट आएगा, HEAT, हीट, ऊष्मा, हीट एंड प्रेशर, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग 2 मेटल पीसेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। हीट और प्रेशर के एप्लीकेशन के थ्रू हम 2 मेटल प्लेट्स को, 2 मेटल पीसेस को इस वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइन करते हैं। समझ में आ गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग, ये एक प्रोसेस है ज्वाइन करने की, किसको? 2 मेटल पीसेस को, 2 मेटल पीसेस को, किसके थ्रू? बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर।
हीट एंड प्रेशर के एप्लीकेशन के थ्रू हम दो मेटल पीसेस को इस वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइंट करते हैं। समझ में आया पहला पॉइंट? यस सर। चलिए अब दूसरा पॉइंट है, अब हीट लेके कहां से आएंगे, तो वही लिखा है दूसरे पॉइंट में, द हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय टू मेटल पीसेस टू द फ्लो ऑफ करंट। तो हीट कैसे जनरेट होती है? द हीट इज जनरेटेड, हीट जनरेटेड जो होती है पहली बात किसकी वजह से? ड्यू टू द रेजिस्टेंस की वजह से। किस रेजिस्टेंस की वजह से? ऑफर्ड बाय द टू मेटल पीसेस, जो दो मेटल पीसेस हैं उन मेटल पीसेस की वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है उसकी वजह से किसको रेजिस्टेंस किसको ऑफर होगी? करंट को। तो हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टू मेटल प्लेट्स टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के जो फ्लो होता है उस फ्लो को जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं दो मेटल प्लेट्स, उसकी वजह से इसमें हीट जनरेट होती है। ठीक है? In this welding, the heat for welding is generated due to the electrical resistance offered by the two metal plates to the flow of current. तो करंट के फ्लो को जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दो मेटल पीसेस प्रोवाइड करते हैं, ऑफर करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वजह से ही वहां पर हीट जनरेट होती है। ठीक है भाई साहब, इतना समझ में आया? यस सर। तीसरा पॉइंट क्या है? इन दिस वेल्डिंग, इस वेल्डिंग में क्या होता है? टू मेटल पीसेस आर हेल्ड टुगेदर। दो मेटल पीसेस जो होते हैं PIECES, मेटल पीसेस आर हेल्ड टुगेदर। हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना, होल्ड की सेकेंड फॉर्म। ठीक है? होल्ड की सेकेंड फॉर्म हेल्ड टुगेदर। टुगेदर को एक साथ लिखना है बेटा, ये अलग अलग लिख दिया है, इनको एक साथ लिखना है, TOGETHER। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। इस वेल्डिंग में टू मेटल पीसेस आर हेल्ड टुगेदर, दो मेटल पीसेस को हम एक साथ पकड़ लेते हैं बिटवीन द कॉपर इलेक्ट्रोड्स। किसके बीच में? कॉपर इलेक्ट्रोड्स के बीच में। तो आपको एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं वो किसके होते हैं? कॉपर के। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है? या तो कॉपर दिया होगा या कॉपर बेस अलॉय, अगर ब्रास भी दिया जाए तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है? कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी उसकी अच्छी होती है। ठीक है? करंट को इजीली कंडक्ट कर सकता है वो। ओके, समझ में आ गया यहां तक? इस वेल्डिंग में क्या होता है? दो मेटल पीसेस जो होते हैं उनको दो कॉपर के इलेक्ट्रोड के बीच में क्या कर लेते हैं? होल्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। ठीक है? फिर क्या होता है? एंड और ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू देम। ये थ्रू कटा हुआ नहीं है, सही होगा। इज पास्ड थ्रू, THROUGH, थ्रू देम। ठीक है? ये टू हटा देना है, टू गलत लिखा है, थ्रू देम होगा। समझ में आ रहा है? और क्या होता है? जैसे ही आपने क्या किया, उन मेटल प्लेट्स को इलेक्ट्रोड्स के बीच में पकड़ लिया तो हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट क्या कर देते हैं? सप्लाई कर देते हैं। इसकी वैल्यू याद रखनी है, लगभग 3000 से लेकर के 1 लाख एम्पियर तक। ठीक है? फिर ये ब्रैकेट में लिखना है 1 लाख एम्पियर। ए लिखा है ना, AMP, ये एम्पियर का शो साइन है, AMP लिख देना, AMP। ठीक है? 1 लाख एम्पियर, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। किसको? अबाउट 3000 टू 1 लाख एम्पियर, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। कॉमा लगा करके 1 to 15 वोल्ट। एक वोल्ट से 15 वोल्ट की वैल्यू होती है वोल्टेज की। अभी ब्रैकेट बंद नहीं करना है, कॉमा लगा करके एंड 1 to 15 वोल्ट आपका वोल्टेज रहता है। तो वोल्टेज भी याद रखना, उसके बाद कॉमा लगा देना है। अबाउट से लेकर के और 15 वोल्ट के बाद ये कॉमा में बंद कर देना। ठीक है? तो क्या करते हैं इस वेल्डिंग में? क्या करते हैं? दो मेटल प्लेट्स को हम होल्ड कर लेते हैं दो कॉपर के इलेक्ट्रोड के बीच में, और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जिसकी वैल्यू 3000 एम्पियर से लेकर के 1 लाख एम्पियर तक होती है, वो पास करा देते हैं किन के थ्रू? दोनों जो आपके दो मेटल प्लेट्स हैं उनके थ्रू पास करा देते हैं। ठीक है? इस वेल्डिंग में दो मेटल पीसेस को हम क्या करते हैं? वी होल्ड टुगेदर बिटवीन द टू कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कॉपर इलेक्ट्रोड्स के बीच में होल्ड कर लेते हैं, हेल्ड कर लेते हैं। ऑन ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम, और उनसे क्या करते हैं? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जिसकी वैल्यू 3000 से 1 लाख एम्पियर तक होती है, और वोल्टेज की वैल्यू 1 से 15 वोल्ट के आसपास होती है, वो पास करा देते हैं, पास्ड थ्रू देम। ठीक है? उनसे गुजार देते हैं। ठीक है जी? यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं? तीसरा पॉइंट समझ में आ गया क्लियरली? यस सर।
चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। ये पॉइंट में लिखोगे तभी कंप्लीट हो पाएगी, नहीं तो एक में लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, एक में तो आप याद भी नहीं रख पाओगे। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 5। तो इन दिस इज कंप्लीट, अभी पॉइंट नंबर 4 रह गया है शायद अभी ना। हाँ पॉइंट नंबर 4 रह गया, अभी 3 हो गया। 3 तक समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया फिर क्या होगा, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस, RESISTANCE, ठीक है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस तो जो करंट है उस करंट के फ्लो की वजह से रेजिस्टेंस के अलोंग अक्रॉस जो रेजिस्टेंस ऑफर किए दो वर्कपीस से, दो मेटल पीसेस से, उनके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है उसके करंट के फ्लो की वजह से द टेम्परेचर एट द जंक्शन रीचेस टू द फ्यूजन पॉइंट, ठीक है। तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट के फ्लो होने की वजह से किसके अक्रॉस द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस या जो मेटल पीसेस है तो वो रेजिस्टेंस तो ऑफर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो जो मेटल पीसेस हैं तो वहां पर उनके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस से जैसे ही करंट का फ्लो होगा तो जो जंक्शन होता है, जंक्शन जो होता है जहां पर दोनों मेटल पीसेस ज्वाइंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, द टेम्परेचर एट द जंक्शन रीचेस टू द फ्यूजन पॉइंट। तो जो जंक्शन होता है जहां पर दोनों मेटल पीसेस आपस में जुड़ने वाले होते हैं, जिनको जोड़ा जाता है वहां पर, ठीक है, वहां पर क्या होगा, वो जो टेम्परेचर है उस जंक्शन पर वो फ्यूजन पॉइंट तक पहुंच जाता है। फ्यूजन पॉइंट समझते हो, जहां पर दोनों पीसेस एक लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट द टेम्परेचर फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द रेजिस्टेंस और अक्रॉस द वर्कपीस, द टेम्परेचर एट द जंक्शन रीचेस टू द फ्यूजन पॉइंट। तो जो टेम्परेचर है जंक्शन पे दोनों मेटल पीसेस के, वो फ्यूजन पॉइंट तक पहुंच जाता है। और फिर क्या कर देते हैं हम, एंड प्रेशर इज अप्लाइड, तब हम प्रेशर को क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही फ्यूजन पॉइंट तक पहुंचा, जैसे ही दोनों मेटल पॉइंट पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, हम प्रेशर को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो एक बात याद रखनी है कि प्रेशर कब अप्लाई किया जाता है, जब दोनों मेटल पीसेस जंक्शन पे फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, फ्यूज हो जाएंगे। और ब्रैकेट में मैंने लिखा है रिलीज्ड, RELEACD, रिलीज्ड आफ्टर द वेल्ड कूल्स, कूल नहीं होगा, कूल होगा, COOLS, ठीक है। और कब रिलीज किया जाता है, जब वेल्ड कूल हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया, ये पूछा गया कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम प्रेशर कब रिलीज करते हैं, प्रेशर तब रिलीज करते हैं जब आपका वेल्ड कूल हो जाता है, उससे पहले नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है, ब्रैकेट क्लोज, टू कंप्लीट द वेल्ड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हीट जनरेट हुई है एट द जंक्शन, उस हीट से दोनों मेटल प्लेट जो है, ठीक है, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द मेटल पीसेस और अक्रॉस द रेजिस्टेंस, द टेम्परेचर एट द जंक्शन रीचेस टू द फ्यूजन पॉइंट। फ्यूजन पॉइंट जो जंक्शन पे जो प्रेशर होता है वो फ्यूजन पॉइंट तक पहुंच जाता है, और जैसे ही वो फ्यूजन पॉइंट तक पहुंचेगा तो वो मेटल प्लेट्स हैं जंक्शन पर, वो पिघल जाएंगी वहां से, ठीक है, पिघल जाएंगे। और अब क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई कर देंगे। प्रेशर अप्लाई करने के बाद तो मैंने ब्रैकेट में बोला है आपको कि प्रेशर को तब रिलीज करना है जब वेल्ड कूल हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज किया, टू कंप्लीट द वेल्ड को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो वेल्ड को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, देखो समझ में आ गया ये क्या हो रहा है इस वेल्डिंग में। इस वेल्डिंग में क्या हो रहा है, सबसे पहले दो मेटल प्लेट्स हैं, उन मेटल प्लेट्स को हमने दो इलेक्ट्रोड के बीच में पकड़ लिया है। फिर मैंने क्या बोला कि आपने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया गया, और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने से क्या होगा कि जो मेटल पीसेस हैं जहां पर उनको ज्वाइंट करना है, जिस पॉइंट पर उनका कांटेक्ट हो रहा है, वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट को एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा। उस रेजिस्टेंस की वजह से जंक्शन पर हाई अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगी। उस हाई अमाउंट ऑफ हीट से क्या होगा, जो जंक्शन पर जो मेटल प्लेट्स हैं वो आपस में वहां पर क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी वहां पर पॉइंट में, ठीक है। वहां पर जो जंक्शन पर जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोल्टन कंडीशन में आ जाएंगे। जैसे ही वो फ्यूज होंगे, जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में आएंगे, हम प्रेशर को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। करंट सप्लाई करना बंद कर देंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, करंट सप्लाई करना बंद कर देंगे। और प्रेशर जैसे ही करंट सप्लाई करना बंद किया, जैसे ही वेल्ड कूल होगा, आपकी वेल्डिंग हो जाएगी, एंड द वेल्डिंग इज कंप्लीटेड। जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट यहां लिखे हैं वही पॉइंट लिखने हैं,
आपको जो मैंने समझाया बस वो अपनी भाषा में लिख दो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज बट इन इंग्लिश, ठीक है। यस सर। इंग्लिश में अपने सेंटेंस बना दो, यस सर। टूटे फूटे कैसे भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस मतलब समझ में आना चाहिए। आप जो समझाना चाह रहे हो कि वो कीवर्ड्स वहां होने चाहिए। कीवर्ड जैसे सबसे पहले मेटल पीसेस हेल्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, कॉपर इलेक्ट्रोड्स। फिर लिख दोगे कि इसके अलावा आपके पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग करंट इज सप्लाइड टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मेटल पीसेस। फिर बोलोगे एट द जंक्शन ड्यू टू हाई करंट हीट इज हाई, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड। फिर बोलोगे ड्यू टू द हीट द मेटल प्लेट्स कम्स टू द फ्यूजन पॉइंट एंड मेल्ट्स, ठीक है। देन प्रेशर इज अप्लाइड। फिर लिखोगे द वेल्ड प्रेशर इज अप्लाइड एंड करंट इज स्विच ऑफ। उसके बाद बोल दोगे द प्रेशर इज अप्लाइड एंड देन प्रेशर इज रिलीज्ड व्हेन द वेल्ड कूल्स एंड फाइनली द वेल्डिंग इज कंप्लीटेड। समझ में आया? स्टेप समझ में आ गया क्या क्या किया है? यस सर। समझ में आ गया ना सारे? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो यही बोला है कि जैसा ही हीट होगी, फ्लो ऑफ करंट से जो हीट डेवलप होगी, उस हीट से जो आपके मेटल प्लेट्स हैं वो किस पॉइंट तक आ जाएंगी? फ्यूजन पॉइंट तक आ जाएगी, जंक्शन पे। जंक्शन पे क्या हो जाएगा? जंक्शन पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत जो पोर्शन होगा वो आपका एयर का भी होगा, थोड़ा बहुत पोर्शन एयर का भी होगा, ठीक है। जंक्शन पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और इलेक्ट्रिकल ज्यादा होने की वजह से वहां पर क्या होगा? टेम्परेचर हीट, हाई हीट जनरेशन की वजह से टेम्परेचर फ्यूजन पॉइंट तक पहुंच जाएगा, आपकी मेटल प्लेट्स जंक्शन पर पिघल जाएंगी। और जहां पर अब देखो क्या होगा, अगर ये अलग अलग टाइप के होते हैं पिघल जाएंगे, तो ये फोर्थ पॉइंट, जैसे ही पिघलेंगे आपने प्रेशर अप्लाई किया और आपका जो वेल्डिंग है हो जाएगी कब? जब आपने प्रेशर रिलीज कर दिया है वेल्ड के कूल होने के बाद, ठीक है। चलिए, आई थिंक यहां तक आपको पॉइंट नंबर 4 क्लियरली समझ में आ चुका है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दिस वेल्डिंग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड फिलर रॉड, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कॉमा फिलर रॉड कॉमा फ्लक्स एंड इनर्ट गैस आर नॉट यूज्ड, are not used. That is the major advantage of resistance welding. तो इस वेल्डिंग में आपने देखा कहीं इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज हुआ, नहीं यूज हुआ, कहीं इसमें फिलर मटेरियल यूज हुआ, नहीं यूज हुआ, कहीं इसमें फ्लक्स यूज हुआ, नहीं हुआ, कहीं इसमें इनर्ट गैसेस यूज हुई, नहीं हुई। तो जब ये सारी चीजें यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या होगा? इस वेल्डिंग की ये मेजर डिसएडवांटेज, मेजर एडवांटेजेस हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विच फिलर मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग? कॉपर क्या बोलते, कॉपर रॉड, फिर उसके बाद और कोई मेटल भी आ सकते हैं, और फिर लिखोगे नो फिलर मेटल इज यूज्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो फिलर मेटल। ना तो इसमें फिलर मेटल यूज किया जाता है, ना ही इसमें इनर्ट गैस यूज की जाती है, ना ही इसमें फ्लक्स यूज किया जाता है। ये इसकी सबसे अच्छी विशेषता है। दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस वेल्डिंग, ठीक है। 5वां पॉइंट समझ में आ गया? हेलो, इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना? यस सर। कहीं इसमें फ्लक्स यूज किया, नहीं किया, फिलर मेटल नहीं किया। फिलर मेटल क्यों नहीं किया? क्योंकि जो मेटल पीसेस हैं वही पिघल गए आपस में, प्रेशर अप्लाई कर दिया तो वो आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, 6वां पॉइंट आप देख रहे हो। 6वां पॉइंट है द हीट जनरेटेड इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज गिवन बाय, ठीक है। जो हीट जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वो किसकी? दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, अगली लाइन में लिखना है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। फिर अगली लाइन में लिखोगे वेयर H इज इक्वल्स टू हीट जनरेटेड, I इज इक्वल्स टू, अगली लाइन में लिखोगे I इज इक्वल्स टू करंट सप्लाइड, V इज इक्वल्स टू वोल्टेज अप्लाइड, T इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड एंड T इज इक्वल्स टू द टाइम। ये अलग अलग लाइन में लिखोगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर। बताइए, अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंपली। मैंने आपसे बोला कि जो हमने करंट सप्लाई किया है वो 5000 की है। मान लिया कि 5000 एम्पियर करंट सप्लाई किया मैंने, और मान लिया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो आर की वैल्यू थी वो 1 ओम थी, ठीक है। और मैंने आपसे बोला कि मैंने ये एक
60 छोड़ो 10 सेकंड तक हीट सप्लाई की है, 10 सेकंड तक। आप बताइए कितनी हीट जनरेट होगी, क्यू की वैल्यू बताओ। कितनी हीट डेवलप होगी बताओ। आई स्क्वायर 5000 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁶ इंटू 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 1 तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 10 से 10⁷ 25 250 मेगा जूल, इतने अमाउंट हीट जनरेट हो रही है। देख रहे हो कितनी लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट हो रही है। तो ये इसका एडवांटेज है इस वेल्डिंग का। ठीक है भाई, वेल्डिंग समझ में आ गई। यस सर। अब इस वेल्डिंग के टाइप्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग आप लोगों को समझ में आ चुका है कि नहीं, इसका डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम देखो, इसके जितने भी टाइप्स हैं वो टाइप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कितने टाइप की वेल्डिंग होती है। तो इसमें से कोई भी एक डायग्राम आप बना सकते हो, चाहे स्पॉट वेल्डिंग का बना लो, चाहे सीम वेल्डिंग का बना लो, चाहे प्रोजेक्शन वेल्डिंग का बना लो, चाहे परकशन वेल्डिंग का बना लो, चाहे हाई फ्रीक्वेंसी वेल्डिंग का बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो। इसके जितने भी टाइप्स हैं इसमें से कोई भी, मैं सजेस्ट करूंगा कि पहला वाला जो डायग्राम है यही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपसे केवल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पूछा जाए, इसका प्रिंसिपल पूछा जाए, तो आपको यही लिखना है जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, और ये वाला डायग्राम है इसका। ठीक है, डायग्राम में बस एक करेक्शन है, जो आपको एजेस दिख रही है ना, जो आपका इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं, इलेक्ट्रोड 1 ऊपर है, इलेक्ट्रोड 2 नीचे है। ये आपने प्रेशर अप्लाई किया बाद में, है ना, प्रेशर नीचे की ओर दिखा रहा है ना, नीचे से भी प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये कॉपर इलेक्ट्रोड्स हो जाएंगे। ये मेटल प्लेट 1, ये मेटल प्लेट 2 है, और ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई राइट में है, और ये ट्रांसफार्मर लिखा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये लिखा है। ये इसके पार्ट्स हो जाएंगे। ये आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। स्पॉट वेल्डिंग की बात करें तो हालांकि स्पॉट वेल्डिंग का ही एग्जांपल है। और जो नगेट बनता है उसका डायमीटर किस फॉर्म में दिया जाएगा, उसका डायमीटर का फॉर्मूला होता है D = 6√T, 6√T। अगर मैंने आपसे बोला कि जो प्लेट की थिकनेस है वो मैंने बोला दैट इज 36 mm या 36 mm मैंने बोल दिया आप लोगों से, 36 छोड़ो, 4 mm की प्लेट है, 4 mm थिकनेस की प्लेट है, तो कितने mm का डायमीटर बनेगा नगेट का, नगेट जो यहाँ पर स्पॉट बनेगा उसका डायमीटर कितना हो जाएगा, तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2 × 6 12 mm, 12 mm डायमीटर का नगेट यहाँ फॉर्म हो जाएगा। mm का डायमीटर कैसे है, ये तो गड़बड़ लिखा है। एक मिनट, प्लेट थिकनेस T हो जाएगा, फोर mm ऊपर 4 mm नीचे, ₹6 आंसर तो 6 रहेगा। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।